हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूँगा डैज़लिंग करियर प्लेटफ़ॉर्म पे। एक बहुत ही प्यारा लेक्चर होगा आज का, ठीक है? आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैं दूँगा इस लेक्चर में। और उस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गेट डेटा साइंस एआई के लिए या गेट डेटा साइंस एआई के लिए फुल सिलेबस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल सिलेबस, ठीक है? और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत ही पसंद आता है, आप मेरे साथ फुल सिलेबस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे कोर्स के साथ मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर एग्जाम तक मैं आपको गाइड करूंगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट दूंगा। मैं ही आपको बताऊंगा कि हर दिन आपको क्या पढ़ाई करना है। अगर आप वो करना चाहते हो, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, ठीक है? बहुत ही अफोर्डेबल फी में, कम से कम फीस में मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। आपको क्या करना है सर, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करते रहता हूँ, लेक्चर बनाते रहता हूँ, राइट? तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। ओके। उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको खुद से कॉल करूंगा जैसे मैं फ्री हो जाता हूँ। ओके। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, मैं राइट साइड का जगह आपको टीच करने के लिए यूज करूंगा, लेफ्ट साइड का जगह वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताने के लिए मैं यूज करूंगा। ओके। तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको नेव बेस एल्गोरिदम का कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूं। नेव बेस एल्गोरिदम, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके। तो नेव बेस एल्गोरिदम में हम क्या करने वाले थे सर, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम क्लासिफायर बनाना चाहते थे। स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम क्लासिफायर हम बनाना चाहते थे। ओके। समझने की कोशिश करिए, यहां पे आपका डेटा सेट आपको डायरेक्टली टैबुलर फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, राइट? यहां पे आपका डेटा सेट जो होगा, यहाँ पे आपका जो डेटा सेट होगा वो कैसा होगा सर, कलेक्शन ऑफ मेल्स होगा, कलेक्शन ऑफ मेल्स होगा। तो वो सेम सिनारियो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसे मैं जूम करता हूं, ठीक है? पेशेंस के साथ देखिए, समझिए कि मैंने हर मेल में से ना सिर्फ बॉडी पार्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। ओके। जैसे ये आपका पहला मेल है, जिसके बॉडी में ये टेक्स्ट लिखा गया था, लेबलिंग भी दिया गया है कि ये स्पैम मेल है। ऐसे आपके पास 15 मेल्स हैं सर, 15 मेल्स। जैसे आप देख सकते हो, ये आपका लास्ट मेल है, 15th मेल, जिसके बॉडी पार्ट में ये टेक्स्ट है और ये बताया गया है कि ये नॉट स्पैम मेल है। इस तरह से आपको आपका डेटा सेट प्रोवाइडेड है। ओके। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब आपको आपका डेटा सेट मिलता है, सबसे पहला आपका काम क्या होता है? जब भी आपको आपका डेटा सेट मिलता है, सबसे पहला आपका क्या काम होता है? आपका काम होता है आपके डेटा सेट को, एक मिनट, आपका काम होता है आपके डेटा सेट को ट्रेनिंग डेटा सेट में एंड टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट करना, राइट? तो सबसे पहले वही काम करते हैं। यहां पे मैंने एक नेक्स्ट बटन बनाया हुआ है जो मुझे वो काम करके देगा। ओके। तो सोचिए कि मैंने रैंडमली डिसाइड किया कि 10 मेल्स, कोई भी 10 मेल्स ट्रेनिंग डेटा सेट में आ जाना चाहिए, कोई भी 5 मेल्स टेस्टिंग डेटा सेट में आ जाने चाहिए। ओके। बस अभी ये एक्चुअल में रैंडमली नहीं हुआ है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने स्टार्टिंग के 10 मेल्स ट्रेनिंग के लिए रखे एंड लास्ट के 5 मेल्स मैंने टेस्टिंग के लिए रखे। पर प्रैक्टिकली दुनिया में हम क्या करते, कोई भी रैंडमली 10 मेल्स ट्रेनिंग में आ जाते, कोई भी रैंडमली 5 मेल्स टेस्टिंग में आ जाते। ओके। फॉर द टीचिंग पर्पस मैंने स्टार्टिंग के 10 ट्रेनिंग के लिए रखे, लास्ट के 5 टेस्टिंग के लिए रखे। ओके। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आप सबसे पहले आपका टैबुलर डेटा सेट बनाना चाहते हो, राइट? टैबुलर डेटा सेट, तो वो आप आपके ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्टिंग डेटा सेट दोनों को यूज करके बनाओगे या फिर सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके बनाओगे? तो आपको याद होगा, आपको सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट के पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आपका टैबुलर डेटा टैबुलर डेटा सेट बनाना है। आपके फीचर्स क्या होंगे वो आपको सोचने हैं। ओके। तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं, एक मिनट। मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और आप यहां पे क्या देख सकते हैं, सिर्फ आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के 10 मेल्स प्रेजेंट हैं।
ठीक है, मैं सिर्फ इस पार्ट पे अभी फोकस करना चाहता हूं ताकि मैं अपना टैबुलर डेटा सेट बना सकूं। ओके, आप देख सकते हो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ 10 मेल्स ट्रेनिंग डेटा सेट वाले यहाँ पे प्रेजेंट हैं। टेस्टिंग डेटा सेट वाले पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं है, टेस्टिंग डेटा सेट वाले मेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। राइट, सिर्फ 10 मेल्स हैं। राइट, ओके। तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टिव पावर वाले वर्ड्स हर एक मेल में से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। राइट, पहले मेल में से भी एक्सट्रैक्ट करने हैं, सेकंड मेल में से भी एक्सट्रैक्ट करने हैं, इस तरह से आपके लास्ट मेल में से भी एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मुझे प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन के थ्रू लेके जाना होगा अपने डेटा सेट को। इसे समझने की कोशिश करिए, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रैक्टिकली ऐसा ही कुछ तो होता है, ऐसा सोचिए। आपके रॉ टेक्स्ट के स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो, पहले मेल में आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड में सी कैपिटल है। तो मैं नहीं चाहता अगर कभी कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड ये वापस से देखे जहां पे सी स्मॉल हो, तो इस वर्ड को और जहां पे सी स्मॉल था उस वर्ड को वो अलग अलग समझे। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे फ्री वर्ड है, अगर इस पूरे मेल में वापस से कभी तो फ्री वर्ड आया जिसमें सारे लेटर स्मॉल है, तो ये वर्ड और आपका वो नया वर्ड अलग अलग नहीं लगना चाहिए। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपका ये वर्ड और आपका ये वर्ड, मैं नहीं चाहता कि अल्गोरिदम ऐसा सोचे कि ये वर्ड और ये वर्ड अलग अलग वर्ड्स हैं, मैं नहीं चाहता। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे वर्ड्स को सबसे पहले लोअर केस में लेके आऊंगा। मैं लोअर केस बटन पे क्लिक करता हूं। ये डेफिनेटली आप पाइथन में इसके लिए कोड लिखने वाले हो, जो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। ओके, मैंने एक बटन आपके लिए बना के लाया है। तो इस सारे मेल्स में आप क्या देख देख सकते हो, सारे वर्ड्स अभी लोअर केस में आ चुके हैं। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो किसी मेरे काम का नहीं है। यहाँ पे फुल स्टॉप है, वो भी मेरे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वैसे ही कहीं तो कोमा होगा, वो सारे पंक्चुएशन मेरे काम के नहीं है, तो मैं रिमूव कर देता हूं उन्हें। अब एक काम करते हैं, हर एक मेल में से ना सिर्फ वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, टोकनाइज करते हैं। तो आपके पहले मेल में ये वर्ड्स हैं, सेकंड मेल में ये वर्ड्स हैं, थर्ड मेल में ये वर्ड्स हैं, इस तरह से आपके लास्ट 10th मेल में ये वर्ड्स हैं। फिर आप क्या कर सकते हो सर, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर सकते हो, जैसे द, यू, हैव। ठीक है, ऐसे सारे मेल्स में हो गए, मैं स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करता हूं। ओके, और एक चीज यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे मीटिंग है, मैं नहीं चाहता कि मीट वर्ड एंड मीटिंग वर्ड ये अलग अलग तरह से देखा जाए, तो मैं स्टेम वर्ड पे क्लिक करूंगा, स्टेम वर्ड्स बटन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं अब ये मीट बन चुका है। तो आपने क्या किया, आपके पहले मेल में से ये वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए डेटा प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन के थ्रू लेके जाके, सेकेंड मेल में से ये किए, थर्ड मेल में से ये किए, इस तरह से आपके लास्ट ट्रेनिंग डेटा सेट में के मेल में से ये वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए। अब आप क्या करोगे सर, ये जो सारे वर्ड्स हैं उनमें से डिस्टिंक्ट वर्ड्स जो है उन्हें अपना फीचर्स बनाने के बारे में सोचोगे। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले ग्लोबल वोकैबुलरी बिल्ड करता हूं। तो ये है वो कुछ डिस्टिंक्ट वर्ड्स जो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में प्रेजेंट थे। ठीक है, जो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में प्रेजेंट थे। अब ये सारे वर्ड्स को आप आपका फीचर्स बना सकते हो। आपके पास 50 फीचर्स हो गए, ऐसा आप सोच सकते हो। पर अभी इतने बड़े डेटा सेट के साथ टीच करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ फ्री वर्ड को फीचर बनाने वाला हूं एंड अर्जेंट वर्ड को फीचर बनाने वाला हूं। एक्चुअल में आप क्या करते, इन सारे ही वर्ड्स को फीचर सोचते एक एक। राइट, पर मैं क्या करूंगा, अपना मैं काम आसान कर रहा हूं। आप सोचिए, जस्ट फॉर दिस सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर दिस सिंप्लिसिटी मैं एक फीचर समझ रहा हूं फ्री वर्ड, और मैं दूसरा फीचर समझ रहा हूं
अर्जेंट वर्ड। ठीक है, और आपके हर मेल के लिए एक लेबल तो प्रोवाइडेड था ये। ओके, मैं सिर्फ दो ही फीचर्स के साथ काम करना चाहता हूं ताकि मैं आपको कुछ टीच भी कर सकूं, क्योंकि इतने सारे फीचर्स कंसीडर करूंगा तो टीच ही करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं सिर्फ दो ही फीचर्स सोचने वाला हूं इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। ओके, तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। अब मैं वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं क्योंकि मैंने वो यहां पे लिखा है कि अब आपके पहले फीचर को फ्री वर्ड समझोगे, आपके दूसरे फीचर के लिए अर्जेंट वर्ड सोचोगे। ओके, मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं, इसे क्लियर कर देता हूं। अभी आप क्या देख सकते हैं, अभी मैंने वापस से आपके सारे के सारे मेल्स कंसीडर किए हैं। अभी तक की कहानी वापस से रिवाइज करते हैं। आपके पास आपका ट्रेनिंग डेटा सेट वाला मेल्स का कलेक्शन था और आपके पास टेस्टिंग डेटा सेट वाला मेल्स का कलेक्शन था। आपने क्या किया, आपके फीचर्स क्या होंगे आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को देखते हुए सोचा। जैसे आपने सोचा कि आपका पहला फीचर होना चाहिए फ्री वर्ड और आपका दूसरा फीचर होना चाहिए अर्जेंट वर्ड। ठीक है, और हर मेल के लिए तो लेबल तो पहले से ही प्रोवाइडेड था। आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या ये सेम फीचर्स आपके टेस्टिंग डेटा सेट के लिए भी आप यूज करोगे, तो आपका आंसर होगा हाँ, राइट। आपके टेस्टिंग डेटा सेट में आपके पास जितने भी मेल्स हैं, आप हर मेल में इन्हीं दो फीचर्स को तो चेक करोगे, तो आपके टेस्टिंग डेटा सेट में भी वो सेम फीचर्स हैं, फ्री वर्ड, अर्जेंट वर्ड, और यहां पे डेफिनेटली उसके लिए भी लेबल प्रोवाइडेड था। ओके, तो इसलिए आप यहां पे देख सकते हैं, अभी यहां पे आपके 15 के 15 मेल्स के लिए आपका मैंने टैबुलर डेटा सेट बनाया, ऐसा आप सोचिए। इसे रीड करके बताता हूं। जैसे पहला जो मेल था उसके लिए आपने देखा उसमें फ्री वर्ड है क्या, तो था, तो इसलिए यहां पे 1 आ गया। अर्जेंट वर्ड है क्या, तो वो भी था, इसलिए यहां पे भी 1 आ गया। वैसे आपने क्या किया सर, आपके सेकंड मेल के लिए भी किया। सेकंड मेल में भी फ्री वर्ड था, अर्जेंट वर्ड नहीं था, तो यहां पे 0 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपने आपके स्टार्टिंग के 10 जो मेल्स थे, जो ट्रेनिंग डेटा सेट वाले मेल्स थे, उसके लिए तो आपने किया ही, साथ ही साथ आपने आपके टेस्टिंग डेटा सेट वाले 5 मेल्स के लिए भी किया। ओके, अब यहां पे आपका टैबुलर डेटा सेट बन गया है सर, पर वापस से मुझे अभी सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे फोकस करना पड़ेगा ताकि मैं पैरामीटर्स को लर्न कर सकूं, राइट। आपके मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो, पैरामीटर्स को कैसे लर्न कर सकते हो सर, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट वाले पॉइंट्स को यूज करके। जब भी अभी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली वापस से सिर्फ स्टार्टिंग के 10 मेल्स मुझे दिखाई देंगे। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं अभी आपके स्क्रीन पे सिर्फ मैं स्टार्टिंग के 10 मेल्स को कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास टैबुलर डेटा सेट है। अब इस टैबुलर डेटा सेट जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, उसे यूज करके मुझे अपने पैरामीटर्स को लर्न करना है। तो एक काम करता हूं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, पीपीटी में लेके जाता हूं और पीपीटी में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अभी आप ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट में आप क्या करते हो सर, आपके पैरामीटर्स को लर्न करते हो, आपके पैरामीटर्स को आप लर्न करते हो। ओके, तो यहां पे थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। अगर आपको याद हो, आप दो प्रोबेबिलिटीज में इंटरेस्टेड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम गिवन x1 कॉमा x2, आप इस प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम गिवन x1 कॉमा x2, राइट। आप इन दो प्रोबेबिलिटीज में इंटरेस्टेड हो। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन स्पैम, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन स्पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम, राइट। यही एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था। और ये प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन
नॉट स्पैम, राइट, into probability of x2 given not spam, right, into probability of not spam, राइट। आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो ये वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ा होगा या फिर ये वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा बड़ा होगा। पर सोचने की कोशिश करिए, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है देखने के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है और ये भी कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन करने के टाइम यहाँ पे आप कौन सा दुनिया सच मान रहे हो? यहाँ पे आप स्पैम वाला दुनिया सच मान रहे हो, राइट। ये कैलकुलेट करने के टाइम आप नॉट स्पैम वाला दुनिया सच मान रहे हो। तो क्यों ना आपके ट्रेनिंग डेटा सेट को मैं स्पैम वाले पॉइंट्स को थोड़ा अलग कर दूं। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में ये सब हो रहा है और आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में के नॉट स्पैम वाले पॉइंट्स को मैं अलग तरह से देखूं। ओके, क्यों मैं ये कर रहा हूं सर? ताकि मैं स्पैम के पॉइंट्स को यूज करके ये कैलकुलेट कर सकूं एंड नॉट स्पैम के पॉइंट्स को यूज करके मैं ये कैलकुलेट कर सकूं। इतना सिंपल सा कहानी है। ओके, वापस से स्क्रीन पे जाते हैं। ओके, तो आप देखिए मैंने स्पैम वाले मेल्स सेपरेट किए यहां पे, स्पैम वाले, और आपके नॉट स्पैम वाले जो मेल्स थे, नॉट स्पैम वाले जो मेल्स थे यहां पे सेपरेट किए। ओके, तो इसे भी हम लेके जाते हैं। ओके, तो मैंने आपके सामने एक नया स्क्रीनशॉट यहां पे लाया है जिसके हेल्प से हम ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं ये स्पैम और नॉट स्पैम आप कैसे कैलकुलेट करते हो। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, इन दोनों में से अगर आपको एक भी कैलकुलेट करने आ गया ऑटोमेटिकली दूसरा मिल जाता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम पे फोकस करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम सबसे पहले कैलकुलेट करना सिखाना चाहता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। ओके, तो यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम आपको कैसे मिलेगा। नंबर ऑफ स्पैम मेल्स, नंबर ऑफ स्पैम मेल्स इन ट्रेनिंग डेटा सेट, इन ट्रेनिंग डेटा सेट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेल्स इन ट्रेनिंग डेटा सेट। इसका मतलब क्या है? कितने ट्रेनिंग डेटा सेट में स्पैम वाले मेल्स थे डिवाइडेड बाय टोटल कितने मेल्स थे आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में। तो ट्रेनिंग डेटा सेट में टोटल कितने मेल्स थे? 10 मेल्स थे। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू तो आप समझ सकते हो, डिनोमिनेटर का वैल्यू तो 10 है। स्पैम वाले कितने मेल्स हैं सर? स्पैम वाले मेल्स यहां पे लिखे हैं 1 2 3 4 5, 5 मेल्स हैं। तो यहां पे न्यूमरेटर 5 आ गया। तो इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्या आया सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम आया 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप सोचने की कोशिश करिए, ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सिंपली y को यूज करके आपने कैलकुलेट किया है, वो सिंपली y को यूज करके आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, आपने x के इंफॉर्मेशन को देखा ही नहीं, आपने सिर्फ देखा कि आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में, ट्रेनिंग डेटा सेट में कितने मेल्स हैं, तो 10 मेल्स हैं। उसमें से कितने मेल स्पैम वाले हैं, तो कितने मेल स्पैम वाले हैं सर? 5 है। तो यहां पे आपने 5 लिखा। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी आपने सिंपल y की इंफॉर्मेशन को यूज करके निकाला है। ओके, अगर मुझे कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम क्या है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। डिवाइड करने वाला टर्म अभी भी सेम है। कितने मेल्स हैं आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में? 10 हैं। उसमें से कितने मेल्स नॉट स्पैम वाले थे सर? नॉट स्पैम वाले भी 5 ही थे, नॉट स्पैम वाले भी 5 ही थे। तो इस तरह से ये वाला प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम,
वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। तो जब आपने स्पैम का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ही लिया था, तो नॉट स्पैम का प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, तो इसलिए मैंने बताया था कि ये दोनों में से सिर्फ एक ही पैरामीटर आपको लर्न करना पड़ता है आपके डेटा सेट को देखते हुए। आप देख पा रहे हो क्या इस बार आपका ट्रेनिंग कैसा हो रहा है? इस बार ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके आपका ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। आपके डेटा सेट को देखते हुए आप सिंपल प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हो, उसे आप आपका ट्रेनिंग बुला रहे हो नेव बेस में, राइट? तो यहां पे मैंने क्या किया, इस पैरामीटर को मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने सिंपली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। ये तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। कैसे? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम करके। ओके, तो अभी तक आपने क्या देखा सर? अभी तक आपने देखा कि ये वाला वैल्यू हाफ आ चुका है और ये वाला वैल्यू भी हाफ आ चुका है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि आप x1 गिवन स्पैम कैसे कैलकुलेट करोगे, x1 गिवन स्पैम कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करना डेफिनेटली सिखाऊंगा, पर वो कैलकुलेट करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है ना, आपको सबसे पहले देखना होगा यहाँ पे टोटल कितने वंस हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टोटल कितने वंस हैं सर, एक दो तीन चार, यहाँ पे फोर वंस हैं सर। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं सर, एक दो तीन, तो यहाँ पे थ्री वंस हैं। यहाँ पे कितने वंस हैं सर, सिर्फ एक ही है। यहाँ पे कितने वन है सर, सिर्फ एक ही है। तो आपने आपके हर एक कॉलम में कितने वन है ये कैलकुलेट कर लिया। ओके, मुझे बताइए x1 का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। x1 का वैल्यू आइदर वन हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। y का वैल्यू तो यहाँ पे सिंपली लिखा गया है, y का वैल्यू यहाँ पे स्पैम है। पर x1 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है मुझे बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू वन हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले वन होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। जब आपको बताया जाए y इक्वल टू स्पैम है, आप समझ पा रहे हो राइट, मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वाले पैरामीटर को कैलकुलेट कर रहा हूं। जब यहाँ पे x1 का वैल्यू मुझे वन बताया जाएगा, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? आप देख रहे हो कि स्पैम वाली दुनिया में, ठीक है, स्पैम वाली दुनिया को सच मानना है राइट, स्पैम वाली दुनिया में x1 इक्वल टू वन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। x1 कितने बार वन हुआ सर, चार बार वन हुआ। टोटल कितने थे सर मेल स्पैम के, पांच थे। तो इस तरह से आपने ये वाला प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, फोर डिवाइडेड बाय फाइव। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू जीरो गिवन y इक्वल टू स्पैम क्या होगा, तो ये भी आप सिमिलर कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें जीरो कितने बार आया सर, जीरो सिर्फ एक ही बार आया, तो वन डिवाइडेड बाय फाइव आप लिख सकते हो। या फिर ये वाला प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आ सकता था राइट। कैसे आ सकता था, अगर मैं वन से सब्सट्रैक्ट करता फोर बाय फाइव को, तभी भी मुझे वन बाय फाइव मिल जाता, राइट। तो अगर मैंने यहां पे वन होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, x1 का वैल्यू वन होने का, तो जीरो होने का प्रोबेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, राइट। तो मैंने इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, वन होने का प्रोबेबिलिटी वो है फोर डिवाइडेड बाय फाइव। अभी इसे इरेज कर देते हैं। ओके, अभी हम इस पैरामीटर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे, x2 का वैल्यू आइदर वन हो सकता है, जब भी आपको बताया जाए y इक्वल टू स्पैम है, या फिर आपको बताया जा सकता है कि x2 का वैल्यू जीरो भी हो सकता है जब y इक्वल टू स्पैम है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर आपका भी कॉमन सेंस बताता होगा, अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, तो ये प्रोबेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो इस प्रोबेबिलिटी पे फोकस करो। कौन सी दुनिया सच है सर, स्पैम वाली दुनिया सच है, तो स्पैम वाले हिस्से पे सिर्फ फोकस करो। आप क्या कर रहे हो सर, x2 इक्वल टू वन होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो।
X2 1 स्पैम वाले दुनिया में कितने बार हुआ है सर? 3 बार हुआ। टोटल कितने मेल्स थे सर? 5 थे। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है 3/5। तो इस तरह से आपने इस पैरामीटर को लर्न किया। ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 1 - 3/5 करना है तो ये 2/5 बन गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 1 होने का प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 3/5। मैं होप कर रहा हूं कि ये ट्रेनिंग पार्ट एक मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा है, राइट? ट्रेनिंग ऑफ डेटा सेट इन नेव बेस। ओके, अब इस पैरामीटर को कैसे कैलकुलेट करोगे सर? इस पैरामीटर को यहां पे भी आपका x1 का वैल्यू आइदर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो दो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना है। x1 इक्वल टू 1 गिवन y इक्वल टू नॉट स्पैम, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू नॉट स्पैम। ओके, तो कौन सा दुनिया सच मानना है? नॉट स्पैम वाला दुनिया सच मानना है। तो अगर मैं नॉट स्पैम वाले दुनिया में सिर्फ फोकस करूं, x1 इक्वल टू 1 कितने बार हुआ है सर? x1 इक्वल टू 1 सिर्फ एक बार हुआ है। टोटल कितने मेल्स थे सर? नॉट स्पैम में 5 मेल्स थे, उसमें से एक बार सिर्फ वो 1 हुआ है। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या बना? 1 - 1/5 जो आएगा 4/5। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 होने का प्रोबेबिलिटी है 1/5। ओके, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर अभी मुझे कोई ये वाला पैरामीटर पूछे कि बताइए x2 इक्वल टू 1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब डायरेक्टली बोल सकते हो ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर? नॉट स्पैम वाला दुनिया सच मानना है, मतलब इसी दुनिया में मैं सिर्फ फोकस करूंगा। x2 1 होने का प्रोबेबिलिटी पूछा है। x2 कितने बार 1 हुआ सर? सिर्फ एक ही बार 1 हुआ। टोटल कितने मेल्स थे सर? नॉट स्पैम में 5 मेल्स थे। तो 1/5 ये वाला प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई मुझे पूछेगा x2 इक्वल टू 0 गिवन नॉट स्पैम का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/5 होगा x2 इक्वल टू 0 गिवन नॉट स्पैम का। ओके, तो मैंने आपके हर एक पैरामीटर को यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर मुझे टेस्टिंग के टाइम x1 x2 का यहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो उस हिसाब से यहां पे मैं दोनों प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, इसे ऐसे के ऐसे ही रखते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे यहां पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ओके, तो यही प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, 4/5 3/5। आप यहां पे देखिए 4/5 3/5, 1/5 1/5, 1/5 1/5। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। और ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज थे जो सिंपली y को देखते हुए आपने कैलकुलेट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू स्पैम क्या है सर? कितने स्पैम के मेल्स थे डिवाइडेड बाय टोटल, तो 0.5 आया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू नॉट स्पैम क्या था सर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम, वो भी 0.5 आया था। ये भी हम देख चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूं। तो सिंपली मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अभी आपके लिए एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट लाया हूं। ठीक है, जैसे ये आपका मेल था। ठीक है, ये आपका मेल था। इस पर्टिकुलर मेल में अगर आप देखोगे, आपका फ्री वर्ड भी प्रेजेंट है, अर्जेंट वर्ड भी प्रेजेंट है। अभी हम टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन लेने वाले हैं। तो इस मेल में फ्री वर्ड भी है, अर्जेंट वर्ड भी है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि x2 का भी वैल्यू 1 है, मतलब x1 का भी वैल्यू 1 है, x2 का भी वैल्यू 1 है। ओके, और ये टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए एक्चुअल y का भी वैल्यू पता है कि ये स्पैम मेल है। तो अभी हम देखते हैं कि हम क्या प्रेडिक्शन लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम क्या प्रेडिक्शन लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं यहां पे हम क्या करेंगे सर। यहां पे हम क्या करेंगे, मेरे पास एक टेस्टिंग डेटा पॉइंट आया है। मेरे पास एक एक्स टेस्ट पॉइंट आया है। यहां पे आप क्या बोल सकते हो सर इस पॉइंट के बारे में? इस पॉइंट के बारे में मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे फ्री वर्ड भी है और यहां पे अर्जेंट वर्ड भी है। ठीक है, तो जब भी मुझे
ये दो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने हैं, मैं क्या कंसीडर करूंगा सर, x1 का भी वैल्यू 1 कंसीडर करूंगा, x2 का भी वैल्यू 1 कंसीडर करूंगा। यहां पे भी x1 का भी वैल्यू 1 कंसीडर करूंगा, x2 का भी वैल्यू 1 कंसीडर करूंगा। और वही प्रोबेबिलिटीज आपने यहां पे लिखे थे, यहाँ पे भी x1 का 1 कंसिडर करके प्रोबेबिलिटी लिखा है, यहाँ पे भी x2 को 1 कंसिडर करके प्रोबेबिलिटी लिखा है, यहाँ पे भी x1 को 1 कंसिडर करके x2 को 1 कंसिडर करके प्रोबेबिलिटी लिखा है। तो सिंपली आपका काम तो अभी यहाँ पे आसान है, 4/5 इंटू 3/5 इंटू हाफ करना है, वो होगा ये वाला प्रोबेबिलिटी। फिर आपको क्या करना होगा सर, 1/5 इंटू 1/5 इंटू हाफ करना है, वो होगा सिंपली ये वाला प्रोबेबिलिटी। फिर आप कंपेयर करोगे इन दोनों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी बड़ा है, उस हिसाब से इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन लोगे। ठीक है, ओके। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वापस आ चुका हूं। हमने क्या कंसीडर किया था सर, इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के हिसाब से दो प्रोबेबिलिटीज को हमने कैलकुलेट किया था। एक्चुअली हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी इस वैल्यू को प्रोपोर्शनल है सर, ये प्रोबेबिलिटी भी इस वैल्यू को प्रोपोर्शनल है। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, पर अभी हमें सिर्फ प्रेडिक्शन करने के लिए ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, जो भी बड़ा होगा उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पे मैं फोकस कर रहा हूं। ये कौन सा प्रोबेबिलिटी है सर, आपका पहला वाला। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, 4/5 इंटू 3/5 इंटू हाफ। तो यहां पे मैंने वही किया है, इसका आंसर निकल के आया 0.24। 4/5 इंटू 3/5 इंटू हाफ। ओके, अब मैं यहां पे आपका सेकेंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया हूं, 0.2 इंटू 0.2 इंटू हाफ। ये आपने क्या कैलकुलेट किया सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम गिवन दैट टेस्टिंग डेटा पॉइंट। ओके, ये क्या निकल के आया, प्रोपोर्शनल टू 0.02। ओके, तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुके हैं, पहला वैल्यू है 0.24, दूसरा वैल्यू है 0.02। तो आपने क्या पाया, ये वैल्यू है 0.24, ये वैल्यू है 0.02। तो आपका कॉमन सेंस भी बता सकता है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा बड़ा है। तो डेफिनेटली आप इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए स्पैम प्रिडिक्शन लेने वाले हो। तो वही मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके। देखिए आपने क्या प्रेडिक्शन लिया सर, वाई हैट क्या है सर, आपका स्पैम है, मतलब आपने स्पैम प्रेडिक्शन लिया है। एक्चुअल वैल्यू क्या था सर उस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए, वो भी स्पैम ही था। तो इस तरह से आपका एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन मैच कर रहा है। ओके, तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने यूज किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि नेव बेस्ड क्लासिफायर में ये पैरामीटर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये आप समझ पाए हो। हम एक और टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए करके देखते हैं थोड़ा। मैं पीछे जाता हूं। ओके, मैं कोई दूसरा टेस्टिंग डेटा पॉइंट कंसीडर करता हूं, क्योंकि ये कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग करेगा। ठीक है, इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट को देखिए, ये एक ऐसा मेल है जिसमें सिर्फ फ्री वर्ड है सर, अर्जेंट वर्ड है ही नहीं। तो x1 का वैल्यू तो 1 है, और x2 का वैल्यू 0 है सर। और इसका एक्चुअल लेबल क्या है सर, इसका एक्चुअल लेबल स्पैम है। देखते हैं हमारा क्लासिफायर ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पर मैं बताना क्या चाहता हूं, यहां पे x2 का वैल्यू 0 है, तो हमें यहां पे के पैरामीटर्स कैसे निकालने वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक मिनट, यहां पे मैं आ जाता हूं। तो ये पर्टिकुलर टेस्टिंग डेटा पॉइंट कैसा टेस्टिंग डेटा पॉइंट है सर, ये पर्टिकुलर टेस्टिंग डेटा पॉइंट कैसा टेस्टिंग डेटा पॉइंट है। इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए x1 का तो वैल्यू 1 है क्योंकि फ्री वर्ड था, पर x2 का वैल्यू 0 है सर, x2 का वैल्यू 0 है। तो आप सोचने की कोशिश करिए, ये प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करोगे, x1 के जगह तो 1 ही लिखोगे, पर x2 के जगह क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, राइट। तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं, x1 के जगह इस बार आप 1 लिखने वाले हो, x2 के जगह इस बार आप 0 लिखने वाले हो। x1 के जगह आप 1 लिखने वाले हो, पर x2 के जगह आप क्या लिखोगे सर, 0 लिखोगे।
तो यहां पे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे सर मुझे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए? x2 जहां पे है वहां पे मुझे जाना पड़ेगा, तो x2 यहां पे है, तो 1 होने का प्रोबेबिलिटी यहां पे कोई सेंस नहीं बनाएगा। आपको कौन सा प्रोबेबिलिटी चाहिए सर? जीरो होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, जीरो होने का प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे मिलेगा? 1 - 3/5 करके, 1 - 3/5 करके। वापस से इस प्रोबेबिलिटी में भी x2 का वैल्यू जीरो है, राइट? तो यहां पे x2 का वैल्यू 1 होके कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है सर? x2 का वैल्यू जीरो कंसीडर करना है। ये कैसे मिलेगा सर? 1 - 1/5 करके। ओके, तो इस प्रोबेबिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 4/5 इंटू 2/5, राइट, इंटू हाफ। तब आपको ये प्रोबेबिलिटी मिलेगा, मतलब प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैसे मिलेगा सर? मतलब किसको प्रोपोर्शनल होगा वो? 1/5 इंटू 4/5 इंटू हाफ। फिर आप देखोगे इन दोनों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी बड़ा है, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए आप प्रेडिक्शन लोगे इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए। मैं होप कर रहा हूं कि स्पेसिफिक टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए आप प्रेडिक्शन कैसे लेते हो वो आपको पता है। ओके, जैसे मैं यहां पे जाता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इस बार आप देखिए x1 इक्वल टू 1 गिवन स्पैम का प्रोबेबिलिटी तो वही है 0.8। ओके, पर x2 इक्वल टू 0 गिवन स्पैम का प्रोबेबिलिटी यहां पे आपने कंसीडर किया है, राइट? मतलब ये वाला प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है सर? 2/5, जो क्या निकल के आएगा? 0.4। बाकी के दो वैल्यूज एज इट इज ही हैं। तो आपका पहला प्रोबेबिलिटी आपको कैसे मिलेगा सर? पहला प्रोबेबिलिटी आपको करना पड़ेगा 0.8 इंटू 0.4 इंटू 0.5, तो ये निकल के आएगा 0.16। तो आपका ये प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। ओके, सेकेंड प्रोबेबिलिटी का प्रोपोर्शनल वैल्यू कैसे मिलेगा सर? 0.2 इंटू 0.8 इंटू 0.5। यहां पे आप देखिए x2 इक्वल टू 0 गिवन नॉट स्पैम का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है। ये 0.8 कैसे मिला सर? 4/5 करके, 4/5 करके। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा? 1/5 इंटू 4/5 इंटू हाफ, राइट? मतलब 0.2 इंटू 0.8 इंटू 0.5, तो ये निकल के आया 0.08। ओके, तो पहला वैल्यू है 0.16, दूसरा वैल्यू है 0.08। तो स्पैम वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आप प्रेडिक्शन स्पैम का लोगे। तो एक्चुअल वैल्यू भी स्पैम था, प्रेडिक्शन भी स्पैम का आया है, इस तरह से आप मैच कर रहे हो सर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा करेक्ट प्रेडिक्शन ही लोगे, और मैं आपको बताना क्या चाहता हूं किस तरह से आप आपके पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हो, किस तरह से आप आपके पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हो। ओके सर, तो हम इस नेव बेस के एक्सप्लेनेशन को नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से देखेंगे। सेम कहानी शुरू से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।